हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये सीरीज चली हुई है। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। सेकंड चैप्टर हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, जिसको कि हम HUF भी कहते हैं। HUF एक लीगल और कल्चर एंटिटी है, यानी कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग HUF क्रिएट किया गया है। ये फैमिली यूनिट है, जिसमें कि फैमिली के इंडिविजुअल या जो ब्लड से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, चाहे वो मैरिज के बाद कोई भी व्यक्ति कनेक्टेड होता है, तो ऑटोमेटिकली ही उसको HUF का अधिकार मिल जाता है। HUF एक फैमिली के मेंबर के थ्रू बनाया जाता है। जो भी हमारे एनेस्टर पर्सन हैं या उनकी वाइफ है, अनमैरिड डॉटर है, वो ऑटोमेटिकली बर्थ के दौरान HUF का मेंबर बन जाता है। मैरिज के बाद भी HUF का मेंबर बन जाएगा। अगर फैमिली में किसी का बर्थ हो रहा है तब भी वो HUF का मेंबर बन जाएगा। जैसे कि किसी फैमिली में किसी पुत्र का जन्म होता है तो वो जनरली ही HUF का मेंबर बन जाता है। उस तरह से किसी गर्ल्स की मैरिज होती है तो उसका हस्बैंड भी HUF का मेंबर जो है वो बन सकता है। मेल एंड फीमेल दोनों ही HUF का मेंबर होते हैं। कुछ इसमें लॉ अलग अलग है, दया भागा एंड मिताक्सा, जो हम आगे पढ़ेंगे। HUF में जो बेसिक एक्टिविटी होती है, दे कैन डन बाय द कर्ता। कर्ता जो होता है वो HUF को मैनेज करता है, मैनेजमेंट एक्टिविटी करता है। और इट कैन बी ऑन प्रॉपर्टी एसेट्स, उसकी खुद की प्रॉपर्टी एसेट्स जो है कलेक्टिवली हो सकती है, अदर मेंबर्स की भी। अदर मेंबर भी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जो है वो ले सकते हैं। और इसमें सक्सेशन लॉ अप्लीकेबल होता है। HUF जो है वो हिंदू कस्टमारी लॉ को फॉलो करता है। कस्टमरी लॉ का मतलब यहाँ पे है कि जो हिंदू लॉ है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी है वो आगे फॉरवर्ड होगी बच्चों में, तो इस तरह के लॉ को ये एप्लीकेबल करता है। और पहले क्या होता था कि सिर्फ पुत्र ही उस प्रॉपर्टी का अधिकारी होता था, लेकिन 2005 में एक लॉ पास किया गया जिसमें कि डॉटर भी इक्वल, जो बुजुर्गों की प्रॉपर्टी होती है, नेस्टर प्रॉपर्टी है, उस पर इक्वल अधिकार जो है वो एक लड़की का भी उसमें रहेगा। नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो होती है जो साथ में मिलकर रहती है, काम करती है। और बिजनेस का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी हम मेंबर के द्वारा किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या किसी भी प्रकार का बिजनेस किया जा रहा है, उसको ही हम हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। तो एक तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि फैमिली के मेंबर के द्वारा चलाई जाती है। और ये जो बिजनेस है, इसमें एनेस्टर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। मिनिमम 2 मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है जब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस करते हैं। और इसमें किसी तरह का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है व्यक्तियों के बीच। जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इसमें एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल या मैनेज की जाती है, उसमें सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। साथ में ही जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स होगा वो इंडिया के अकॉर्डिंग ही होगा। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ये फॉरेन में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है। व्यक्ति यहाँ पे बर्थ से ही, जन्म से ही उसका मेंबर बन जाता है। और 3 पीढ़ियों तक जो है वो आप इस कंपनी को चला सकते हैं, इस कंपनी के मेंबर जो है वो बन सकते हैं। कर्ता जो है, कंपनी का मतलब क्या है कि या इस बिजनेस का मेंबर बन सकते हैं। कर्ता जो है वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो हेड होता है बिजनेस का। और जितना भी कंट्रोल होता है वो कर्ता के पास होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं। और यहाँ प्रॉपर्टी जो है वो इक्वल अधिकार होता है। जो भी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी होती है उसको डिवाइड करने का सबको इक्वल अधिकार होता है। और जो भी सब में जो डिवाइड प्रॉपर्टी होती है उसको को पार्सेनर कहा जाता है। एंड मेन चीज़ आती है द कम्युनिटी हैंडलिंग टू हिंदू लॉ। हिंदू लॉ की कम्युनिटी 2 प्रकार की होती है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ये 2 सिस्टम से चलता है हिंदू लॉ में। एक दया भागा के अकॉर्डिंग और एक मिताक्षरा के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम मिताक्षरा को डिस्कस करेंगे, देन हम दया भागा को डिस्कस करेंगे। मिताक्षरा भी एक सिस्टम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, लेकिन ये वेस्ट बंगाल और असम में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें सिर्फ जो मेल फैमिली मेंबर हैं वो ही को पार्टनर
पासेनर होते हैं, यानी प्रॉपर्टी पे जो इक्वल अधिकार रखते हैं डिवाइड होने पे। और इसमें जो है वो फीमेल मेंबर जो है वो मेंबर नहीं मानी जाती है, सिर्फ मेल मेंबर ही इस बिजनेस का पार्ट होंगे। इसमें जो है वो फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो इसका मेंबर हो सकता है। और जो को पासेनर होंगे वो सिर्फ मेल व्यक्ति होगा, और जो भी फैमिली का सीनियर व्यक्ति होगा, सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, उसको कर्ता कहा जाता है। कुछ मिताक्षरा के स्कूल्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपने फैमिली बिजनेस करना है और मिताक्षरा के अकॉर्डिंग करना है तो क्या क्या उसमें फीचर्स रहेंगे। द राइट ऑफ द को पासेंड्री, देखिए बर्थ से ही पुत्र जो है वो को पासेंडर बन जाएगा, फैमिली की प्रॉपर्टी का लेने के लिए अधिकारी होगा। लेकिन यहाँ पे फीमेल अधिकारी नहीं होगी, इसमें सिर्फ मेल को ही अधिकार दिया गया है। दूसरा एनेस्टर प्रॉपर्टी, जो भी एनेस्टर प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि दादा है, दादा परदादा है, परदादा से दादा को गई, दादा से आपके पापा को गई, तो वो ऑटोमेटिकली ही प्रॉपर्टी आपको पास हो जाएगी। किसी बिल की या एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शो नहीं करना पड़ेगा कि आप उसके पुत्र हैं या उसके ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, वो इस तरह की डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। पार्टीशन की बात करें तो आफ्टर पार्टीशन सबको इक्वल अधिकार रहेगा शेयर्स का। जैसे कि आपके दादा के दो पुत्र थे तो दादा की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इक्वल डिवाइड होगी दोनों में। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, मिताक्षरा में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, इसमें जो भी इंटायर प्रॉपर्टी होती है सबकी इक्वल्स होती है और मेल मेंबर ही इसको कलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं, और बाकी व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे फीमेल मेंबर। फीमेल का राइट क्या है मिताक्षरा में, मिताक्षरा में किसी प्रकार का फीमेल को कोई राइट नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदू सक्सेशन लॉ 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है जिस तरह सन को अधिकार है उस तरह बेटी को भी अधिकार है एनेस्टर प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन वो देया भागा के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सक्सेशन लॉ की बात करें, अगर कोई भी को पर्सन डाई हो जाता है, फॉर एग्जांपल दादा के आगे दो बच्चे हैं, उनमें से कोई डाई हो जाता है तो प्रॉपर्टी जो है डिवाइडेड अमंग द मेंबर ऑफ द को पर्सनरी हु सर्वाइव, जो जिंदा है सिर्फ उसी में ही प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, मतलब फीमेल मेंबर में प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि दादा के दो बच्चे हैं, उस दादा के दो बच्चे में से एक की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी सिर्फ एक को जाएगी, उस दूसरे व्यक्ति के किसी भी लीगल हेयर को यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं होगा। नाउ तो देया भागा, देया भागा क्या है, ये भी हिंदू लॉ का एक स्कूल है, हिंदू लॉ स्कूल का मतलब हिंदू लॉ बिजनेस का ही एक पार्ट है, लेकिन देया भागा की जो एप्लीकेशन है वो बंगाल और असम में एप्लीकेबल है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पुत्र के साथ साथ जो है वो बेटी को भी इक्वल अधिकार जो है वो प्रॉपर्टी पे बना रहेगा। मिताक्षरा में क्या होता था कि जो बेटा जन्म लेता था उसी को अधिकार था, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीडम है, फैमिली में जो भी मेंबर होगा उसको प्रॉपर्टी को लेने का अधिकार होगा। इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कुछ राइट है, यानी फादर की डेथ के बाद आपको डायरेक्टली नहीं है कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कुछ फीचर्स है देया भागा के जिसको हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला, नो बर्थ राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें ऐसा नहीं है देया भागा में कि आपने जन्म लिया और जन्म से ही आपको अधिकार हो जाएगा प्रॉपर्टी का, ऐसा नहीं है। जब तक फादर जो है वो आपकी जिंदा है, टिल टू डेथ वो प्रॉपर्टी उन्हीं की बनी रहेगी। इंडिविजुअल ऑनरशिप, प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ऑन होती है, सबको अधिकार होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। और इट गिव टू मोर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो ऐसा नहीं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसका खुद का अधिकार होगा कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी देनी है। इनहेरिटेंस राइट, इनहेरिटेंस राइट का मतलब है कि सक्सेशन इन देयर भागा अकर ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर, जब मालिक की डेथ होगी उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल प्रूफ करनी पड़ती है, यहाँ पे जो एविडेंस है वो देने पड़ेंगे। जब आपको कोई राइट लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो यू कैन बी प्रोड्यूस टू बिल, एंड किसी की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उस व्यक्ति की बिल आपको देनी पड़ेगी, तभी आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी। पार्टीशन आफ्टर द डेथ, देखिए पार्टीशन आफ्टर डेथ की हम बात करें तो जो भी पार्टीशन होगी वो ऑनर की डेथ के बाद होगी, जब तक ऑनर जिंदा है तब तक पार्टीशन नहीं होगी। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिग्री फ्रीडम है हेड ऑफ फैमिली को कि किसको कितनी प्रॉपर्टी देनी है। वुमेन राइट भी है, दिया भागा में वुमेन से प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकती है। 2005 में जो लॉ अप्लीकेबल हुआ था उसके बाद पुत्र और बेटे को दोनों को इक्वल अधिकार है प्रॉपर्टी के ऊपर। इंटेस्टेट सक्सेशन, जब पर्सन डाई होगा बिल के बिना, मतलब उसने व्यक्ति ने बिल नहीं बनाई है कि किसको प्रॉपर्टी देनी है, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी का अधिकार जो होगा वो इक्वल शेयर्स में होगा, इक्वली जो है वो उसके लीगल हेयर को डिवाइड होगी।
तो ये दिया भागा है। मिताक्षरा और दिया भागा में जो मेन पॉइंट क्या है, या देखो जो मिताक्षरा होती है उसमें पुत्र के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पुत्र जन्म से ही पार्टिसिपेट कर लेता है। वहाँ पे फीमेल मेंबर को निग्लेक्ट किया गया है, जिनकी दिया भागा में इक्वल अधिकार दिए गए हैं। और दिया भागा का जो लॉ है वो बंगाल और असम में जो है वो पाया जाता है, और वहाँ पे इसको फाउंड किया गया था। फीचर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देखिए, अगर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करना है तो उसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की। मिनिमम 2 मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है, और मेंबर के पास जो है इन्वेस्टर प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है उसके मेंबर कर सकते हैं, बर्थ से ही वो मेंबर बन जाते हैं, जन्म से ही वो मेंबर बन जाते हैं, किसी तरह की फॉर्मल एग्रीमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइबिलिटी की बात करें तो जो कर्ता होता है, मेन व्यक्ति होती है, उसका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। बाकी जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल की बात करें तो कर्ता ही व्यापार को कंट्रोल करता है, फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, डिसीजंस लेता है, और वो भी को पर्सनर के प्रति बाइंड रहता है डिसीजन के प्रति। कंटिन्यूटी की बात करें तो एच एफ नॉट इफेक्ट टू द डेथ ऑफ द मेंबर। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो एच एफ जो है वो बंद हो जाएगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो एल्डेस्ट मेंबर जो भी होगा उसको कर्ता माना जाएगा। माइनॉरिटी की बात करें तो माइनर कैन आल्सो बी द मेंबर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मेंबर जो है बर्थ से ही माइनर माना जाता है। पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेड होती है, और जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो इक्वल शेयर्स में सब में डिवाइड होगी। मैनेजमेंट की बात करें तो जितना भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मैनेजमेंट है वो कर्ता के द्वारा की जाती है। कर्ता को मैनेजर भी कहा जाता है, और कर्ता जो है वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का। उसी के थ्रू ही कंसल्टेशन की जाती है, उसके थ्रू ही डिसीजन लिए जाते हैं, और जो फैमिली में फेथ और कॉन्फिडेंस भी कर्ता ही मेंटेन करता है। और कोई भी आउटसाइडर अगर डील करना चाहता है वो कर्ता की परमिशन के बिना डील नहीं कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू लॉ अप्लीकेबल होता है, तो जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली है दे कैन बी कंट्रोल मैनेज बाय द हिंदू लॉ। इसमें दिया भागा के अकॉर्डिंग और मिताक्षरा के अकॉर्डिंग इसको मेंटेन किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। ये मैं दोनों ही डिस्कस कर चुकी हूँ। एंटिटी ऑफ द टैक्सेशन की बात करें तो इसमें टैक्सेशन भी अप्लीकेबल होता है, सेपरेट टैक्सेशन एंटिटी है। तो इसमें और जितनी भी उनकी खुद की एसेट्स लायबिलिटी होती है, इनकम होती है, वो भी मेंटेन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एच को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर करवाना पड़ता है, और लीगल वैलिडेशन जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही बनती है, और फाइनेंशियल और बिजनेस एक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंग ही इसको मेंटेन करनी पड़ती है। ये कुछ फीचर्स थे आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, मेरिट की। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसकी क्या मेरिट होती है। फर्स्ट आता है सेपरेट टैक्स एंटिटी। एचएफ के लिए लेट्स से टैक्स पर्पस है, टैक्स मतलब रेट्स हैं जो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशंस लिमिट है, तो आप उस एग्जाम्पशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड आता है पोटेंशियल फॉर द लोअर टैक्सेस। जैसे कि आपकी कंपनी होगी या पार्टनरशिप होगी, उसके कंपैरिजन इसके जो टैक्स हैं वो बहुत कम है, और टैक्स सेविंग भी बहुत ज़्यादा है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस की बात करें तो एचयूएफ एक कंटिन्यूटी में चलने वाला बिजनेस होता है। अगर कोई मेंबर जो है पास हो जाता है या डेथ हो जाती है तो फिर या मैरिज हो जाती है तब भी ये लगातार चला रहता है। मैनेजमेंट करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो विद इन द फैमिली होते हैं, क्यूकर डिसीजंस होते हैं, और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के आधार पे इन डिसीजंस को लिया जाता है। पूल ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एचयूएफ जो है वो बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं, और जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें या अदर किसी प्रकार की चीज़ें एक्टिविटी की बात करें, तो रिसोर्सेज के आधार पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आप लार्जर प्रोजेक्टर के ऊपर वेंचर के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर स्किल्स की बात करें तो फैमिली मेंबर्स में बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग स्किल और एक्सपर्टीज़ के होते हैं, तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन बिजनेस में देते हैं, जिससे कि बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। हो सकता है कोई सीए हो, कोई सीएस हो, या अदर बिजनेस की नॉलेज रखने वाला हो, तो वो एक तरह के एडवांटेजेस इसमें मिलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी। एचयूएफ में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और बिजनेस में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, तो उन व्यक्तियों को, उन मेंबर्स को टेंशन नहीं होती है लायबिलिटी की।
एंसेस्टर प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन। एचओएफ में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके एनेस्टर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, वेल्थ का यूज़ किया जाता है ताकि बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वैल्यू। एचओएफ में बिजनेस की कुछ वैल्यू होती है जो ट्रेडिशनल और फैमिली वैल्यूज होती है जिसको मेंटेन किया जाता है, जिसको बिजनेस में यूज़ किया जाता है। बिजनेस के कुछ कल्चर्स, बिलीफ और एथिक्स होते हैं जिनको एप्लीकेबल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बेसन बनाता है, उस बेसन की फेमस ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपकी फैमिली वो फॉरएवर वैसा ही मेंटेन रखेगी, उस वैल्यूज़ में किसी तरह का चेंज नहीं करेगी। ईजी ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। देखिए एचओएफ में अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो आप इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि देयभागा और मिताक्षरा की मैंने बात की थी कि मिताक्षरा के अकॉर्डिंग जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, उसमें किसी बिल और एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि देयभागा में बिल और एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी प्रॉपर्टी एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन पास हो जाती है। स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट की बात करें तो फैमिली मेंबर्स के बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है। अगर पर्सन जो है एक दूसरे के साथ बेटर टीम वर्क के साथ काम करते हैं, कोलैबोरेशन के थ्रू काम करते हैं, लेस रेगुलेटरी बर्डन। तो एचयूएफ बिजनेस में जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, लीगल फॉर्मेलिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको लीगल फॉर्मेलिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जब भी इसको बनाना है, कॉर्पोरेट करना है, रजिस्टर करना है तो इसका बर्डन कम होता है। सिक्रेसी की बात करें तो एचयूएफ में ज़्यादा सिक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं घर के मेंबर होते हैं, तो कोई भी बात जो है वो बाहर लीक नहीं होती है, डिस्कस नहीं होती है, तो यहाँ पे सिक्रेसी ज़्यादा मेंटेन होती है। नेक्स्ट आता है द डीमेरिट। कुछ जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो होती है जो फैमिली मेंबर के थ्रू चलाई जाती है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट भी हैं। जिस तरह मेरिट होती है हर बिजनेस में, इसमें भी डीमेरिट है। फर्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। एक फैमिली के पास इतनी कैपिटल स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकती है सिंगल फैमिली के पास कि वो करोड़ों का व्यवसाय कर सके या लार्ज मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सके, तो एक तरह का ड्रॉबैक है। लैक ऑफ द मोटिवेशन। को पार्टनर जो है वो इक्वल शेयर्स मांगते हैं बिजनेस में, कई बार उनको इतना शेयर्स नहीं मिल पाता है जिससे वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। स्कोप ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर। कर्ता को सबसे ज़्यादा पावर या फ्रीडम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। अगर कर्ता को सबसे ज़्यादा पावर है। अगर कर्ता उस पावर का मिसयूज करता है तो ये दूसरों के लिए ड्रॉबैक है। तो देन मिसयूज ऑफ द पावर बाय कर्ता यहाँ पे हो सकता है। इंस्टेबिलिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंटिन्यू चलने वाली एक फैमिली है, बिजनेस है, और इसमें कई बार उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इंस्टेबिलिटी भी व्यवसाय में पाई जाती है। ऑटोमेटिकली व्यवसाय जो है अगर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट फैमिली मेंबर के बीच हो जाता है तो व्यवसाय ऑटोमेटिकली ही फिनिश हो जाएगा। इक्वल राइट ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। इक्वल राइट एसेट्स की बात करें तो इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उनको अपनी एनेस्टर प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड होती है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी। लेकिन मिताक्षरा और दियाभागा की मैंने बात की थी, तो मिताक्षरा में सिर्फ सन यानी पुत्र को ही प्रॉपर्टी डिवाइड होती है और उसमें बिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन दियाभागा में फीमेल मेंबर भी प्रॉपर्टी के अधिकारी होती है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो काफी बना रहता है इक्वल प्रॉपर्टी का, क्योंकि उसमें दे डिपेंड अपॉन द ओनर कि वो प्रॉपर्टी कितनी डिवाइड करना चाहता है। कंप्लेक्सिटी इन द डिसोल्यूशन। समटाइम जो एच यू एफ है अगर उसको आप समाप्त करना चाहते हो या बंद करना चाहते हो तो किसी के ओपिनियन यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं बंद करने के लिए, लेकिन किसी के ओपिनियन पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो देन यहाँ पे कंफ्लिक्ट बना रहता है। देन डिक्रीजिंग टू द रिलीवेंस। डिक्रीजिंग रिलीवेंस की यहाँ पे बात करते हैं कि समटाइम अभी जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इतना रोल इंडिया में आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि फैमिली का जो साइज है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो न्यूक्लियर फैमिली में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करना जो है दिस इज नॉट पॉसिबल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो जितनी भी जो लाइबिलिटी है दे कैन बी बोर्न बाय द कर्ता, कर्ता को ही पे करनी पड़ती है, तो बाकी उस लाइबिलिटी से फ्री हो जाती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। लिमिटेड मैनेजर स्किल। कर्ता फैमिली का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, कर्ता के पास अगर स्किल है तो स्किल नहीं होती है, अगर कर्ता के पास वो स्किल एप्लीकेबल नहीं है तो वो मैनेजरियल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो कर्ता होता है, और कर्ता एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, लेकिन मैनेजर भी है, लेकिन जो बाकी फैमिली मेंबर होते हैं वो भी उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो कर्ता को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक ड्रॉबैक अनलिमिटेड फैमिली बिजनेस का ये भी है।
लिमिटेड मेंबरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल हु आर नॉट मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर आप फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर भी नहीं हो सकते हैं। यानी कि आउट साइड ऑफ द फैमिली मेंबर कोई भी व्यक्ति है वो आप अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को यूज नहीं कर सकता है, नहीं चला सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो ये थे डिमेरिट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड आपका पार्टनरशिप रहेगा। तो इस तरह से ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।